दुश्मन कामयाब हो जाएगा। अब अंतिम बात, बहुत सारे लोग अभी हैं, क्या करना होगा, ऐसा क्या किया जाए कि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाया जाए। तो कांसीराम साहब ने निष्कर्ष निकाला, हमारे डॉक्टर साहब लोग बीच में हैं, वो बेहतर समझते मिले, गांव-गांव जाकर जगाना होगा, जगाकर जोड़ना होगा। जोड़ने में क्या-क्या जोड़ना होगा? शेड्यूल कास्ट के लोगों को जागृत करना होगा, जगाना होगा। अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को जागृत करना होगा, जगाना होगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को उनके गांव घर और जंगल में जाकर उनको जगाना होगा। और मुसलमानों की बस्ती में जाकर जागृत जगाना होगा, जगाकर राष्ट्रीय स्तर की शक्ति का निर्माण करना होगा। ये छोटा इलाज है। दूसरा, जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, छोटा इलाज देते हैं, अभी 2-4 गोली खा लेना सही हो जाओगे, फिर कहते हैं अगर ना ठीक हो तो दोबारा आना। तो कांसीराम साहब ने कहा बड़ा इलाज करना होगा, राजनीतिक पार्टी को मजबूत करना होगा। वो आपके सामने है। और अंतिम उपाय जो है, द टोटल चेंज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मूलभूत संरचना को ही बदलने का काम करना होगा। कैसे बदलेगा? उनकी व्यवस्था की संरचना का आधार है जाति और संरचना। केवल चमार जाति के लोगों को जगाने से नहीं होगा। अगर आप जागे हुए हो, हमको ये अहंकार है कि अरे हम तो जागे हुए लोग हैं भाई। अरे तो अगर जागे हो तो पड़ोसी को जगाओ, ओबीसी को जगाओ, चमार के अलावा जो जातियां उसको जगाओ। शेड्यूल कास्ट में 1703 जातियां और एक जाति को लोग ये चैलेंज करते हैं हम जागे हुए, इसीलिए सत्ता चलेगी ना। इसके अतिरिक्त बड़ा इलाज में धीरे धीरे जब शासन सत्ता आएगी तो लगातार काम करना होगा। कैसे? शासन सत्ता आने के बाद दुश्मन क्या करता है? टाइम देता है, मनी देता है, कार्टून करता है। अभी परसों पेपर में आया कि उन्होंने अखिल भारतीय स्तर की पत्नी सभा की और कहा गांव तक प्रचार करना चाहिए। दुश्मनों का प्लान हमारे प्लान से कई गुना आगे है साथियों। लेकिन एक बात का ध्यान रखा कांसीराम साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये सब करते समय क्या संगठन बनाकर विस्तार करना, जागृत करना, पार्टी बनाकर काम करना, ये सब करते हुए ध्यान रखना होगा कि जैसे सुई को नींबू के अंदर तक डालो। बड़ी खरी विचारधारा है कांसीराम साहब की, मुझे नहीं लगता कि लोगों को जानकारी हो। जैसे सुई की नोक को नींबू के अंदर तक डालो और निकालो, फिर उसको दूध में डालो, क्या होगा? दूध फट जाता। कांसीराम साहब कहते हैं अगर दुश्मनों की किसी भी जाति को संगठन में प्रवेश दिया तो संगठन को फाड़ के रख देगा। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं यही हुआ। सब आप जानते हैं, दुश्मनों को जगह दी, दुश्मन ने घुसपैठ की और एक ही जाति विशेष के 47 मिनिस्टर हुए। खूब घोटाला किया। घोटाला करने के बाद जाते जाते संगठन का सत्यानाश करके गए। दूसरा, कांसीराम साहब का दूसरा सिद्धांत क्या है? ये बात बापसप के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2007 में मुझे पता चली। विषय बनाकर चर्चा हुई, तब मैं बापसप का प्रचारक हुआ करता था। तो 2007 के अधिवेशन में विषय बनाया गया, बहुजनों के आंदोलन में
कानून उस पर लागू किया। कैसे लागू किया? जब उन्होंने देखा कि काशीराम साहब का कारवां रुकने वाला नहीं है, ये दिल्ली तक जाना तय है, तब उन्होंने ईवीएम को इस्तेमाल किया और पहली बार सिक्किम में इस्तेमाल की गई। लोगों को बहुत तकलीफ लगी कि क्या हो रहा है। अभी नगर पंचायत आने वाला है, जो म्युनिसिपैलिटी का भी नगर निगम है, वहां पर ईवीएम से चुनाव होने वाला है। जो नगर पंचायत, नगर परिषद है, नगर पालिका है, वहां बैलेट बॉक्स से होने वाला दोहरी व्यवस्था, लोकतंत्र का अपमान। इससे सिद्ध होता है ईवीएम में गड़बड़ी होती है। आनंद राव ने कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? 24 अक्टूबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, ईवीएम मशीन बंद की जानी चाहिए। वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के हमारे वकील साहब हैं, इनकी नॉलेज में है, आप इनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अगर ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को आप देखते हो 7 सेकंड तक निकलती है, जो लाइट पड़ती है, अगर आपने बटन दबाया तो बटन की आवाज आएगी, फिर हाथी का चिन्ह दिखाई देगा, साइकिल का चिन्ह दिखाई देगा, वो पर्ची कट के बॉक्स में गिर जाती है, बंडल बनाकर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन की अवमानना की जाती है। अगर वो पर्ची की गिनती की जाए, हमारा यकीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नहीं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपके पैसा चोरी होता है, डेटा चोरी होता है। एटीएम कार्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एटीएम कार्ड से बड़े-बड़े घोटाले और आपके बैंक से पैसा निकाल लिया जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी शासक जातियों ने 80 में तय किया कि इनको रोकने के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे और गड़बड़ी करके सत्ता में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गड़बड़ी होती है तो इसका पर्ची की गिनती करो, लेकिन पर्ची की गिनती नहीं की जा रही है। और एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं, अभी 2019 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय मेश्राम साहब ने केस डाला, किसके नाम से? रविंद्र राणे नाम का प्रोफेसर, जो कि औरंगाबाद यवतमाल जिले से विधानसभा से चुनाव लड़ा। आप जान स्वागत और आभार। साथियों, मानवर काशीराम साहब के बारे में कुछ कहने के पहले कुछ चंद बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। काफी देर से मैं लोगों को सुन रहा था, लेकिन अनजाने में कुछ साथियों से दलित शब्द का प्रयोग हुआ, कुछ साथियों से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि वास्तविक रूप से अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान के फॉलोअर हैं, तो दलित शब्द असंवैधानिक शब्द है। कैसे? मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है, दलित शब्द असंवैधानिक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है, दलित शब्द असंवैधानिक है। हमारे बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब बैठे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि दलित शब्द असंवैधानिक है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, 23 जनवरी 2008 को शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के द्वारा दलित शब्द असंवैधानिक घोषित किया गया है। और अनजाने में ही हम लोग असंवैधानिक बात इतने बड़े मंच से हम कहते रहते हैं, इस पर भी चिंतन करना होगा। दूसरा, दलित शब्द एक अल्पसंख्यक शब्द है, माइनॉरिटी को प्रदर्शित करता है। और ये बात
जीसस फॉर के तर्ज पर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति ऐसा नाम रखा। रियलाइज किया उन्होंने, इसमें संशोधन किया और बहुजन समाज पार्टी यानी बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया। यह सिद्ध होता है कि हमें अल्पसंख्यक होने का गौरव नहीं करना चाहिए। हमें दलित शब्द बोलकर असंवैधानिक बात नहीं कहनी चाहिए। हमें दलित शब्द बोलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना भी लिटरेचर लिखा, जितना मेरी पहुंच में है, कहीं भी उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसकी जगह पर उन्होंने लिखा आउटकास्ट, डाउन ट्रोडन, अंग्रेजी वर्ड है डाउन ट्रोडन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक दीवार है उसको जेसीबी से दबाया जाए, ये मीनिंग है डाउन ट्रोडन। तीसरा, वर्तमान समय में जो शब्द प्रतिबंधित है, हम अम्बेडकरवादी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आम जनमानस क्या करेगा, क्या संदेश लेके जाएगा। इसके बाद जो हिंदुस्तान शब्द है वो भी असंवैधानिक है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भली बात जानते थे कि संविधान बनाते समय उन्होंने इस शब्द को कहीं भी संविधान में जगह नहीं दी और पहला ही लाइन में लिख दिया इंडिया दैट इज द भारत। यानी उनका जो फोरसाइट विजन था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोरसाइट विजन था, वो ये जानते थे कि दुश्मनों के द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहकर हमारे लोगों को हिंदू घोषित करके गुलामी थोप दी जाएगी। इसलिए हिंदू या हिंदुस्तान, ये दोनों शब्द असंवैधानिक हैं। अगर हम संविधान के फॉलोअर हैं, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मानने और जानने वाले लोग हैं, तो ये दो शब्दों से हमें बचना चाहिए। अब आगे की बात में रखता हूं, बहुत सारी बातें मानवर काशीराम साहब के बारे में आई। उसमें प्रमुख बात मानवर साहब का जीवन वृत्त आया, यानी जीवन परिचय आया। दूसरा, उनका जो जीवन संघर्ष है वो आया। शादियों में जीवन परिचय पे बात ना करते हुए काशीराम साहब ने ऐसा क्यों किया? वर्तमान समय में हमें उनके जन्मदिन पर क्या संदेश लेना चाहिए, समाज में क्या संदेश लेकर जाना चाहिए, ताकि हम पुनः जो चार बार का हम गुणगान करते हैं, 5वीं बार भी हम वो देख सकें, एक बार फिर से देख सकें। तो इस मामले को लेकर मेरी कुछ बातें हैं। मानव काशीराम साहब ने जब वो नौकरी कर रहे थे पूना में, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बैकडोर से डोनेट करते थे, बैकडोर से डोनेट करते थे। और उनका यकीन था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो पार्टी बनाई जानी थी, उनके देहांत के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद वो पार्टी सामने आई। इसलिए काशीराम साहब उसको फंडिंग करते थे। लेकिन वो देखते थे, उनकी मीटिंग जब वो सुनते थे तो देखते थे कि वो आपस में ही लड़ाई झगड़े में व्यस्त हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए
कांग्रेस में चले जाए। और ये बात लेकर गए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बातों को, उनके सिद्धांत को हम कांग्रेस में जाके बताएंगे। और वो जब गए तो उनका पता नहीं चला, इतिहास में भी उनका नाम नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को क्या समझाया, कैसे समझाया, कितना समझाया। तब जाके उन्होंने देखा कि जो संविधान बहुजन समाज के फेवर में है, ये याद रखना, संविधान केवल और केवल बहुजन समाज के लिए है। तो बहुजन समाज का मतलब बहुसंख्यक लोग संवैधानिक आधार पर देश में शासन करती जमात बने। लेकिन कांशीराम साहब को ये दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने चिंतन शुरू किया, गिरी और चमचागिरी करने का काम करते थे। जब चिंतन उन्होंने किया और रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट में उन्होंने पाया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज के लोग कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। अब दिल्ली में हो या यूपी में, अगर किसी आईएएस से पूछो
हमें बचाकर भी रखना है। तो एक एजेंडा उन्होंने बामसप का बनाया। बामसप से नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। यानी कर्मचारी अधिकारी जो बामसप का पदाधिकारी है वो संघर्ष नहीं करेगा, वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि समानता को मानने वाले जो धर्म हैं उनके समर्थन में वो कर सकता है, लेकिन जो असमानता को मानने वाले धर्म हैं उनके साथ सहयोग नहीं करेगा। और तीसरा जो मजबूत पॉइंट है, नॉन एजुकेशनल। नॉन एजुकेशनल मतलब संघर्ष करने लायक है, लेकिन सर्विस का रूल ऑफ कंडक्ट के तहत वो सड़क पर नहीं उतर सकता है। तब सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ओपन किया DS4। साथियों, इसके बाद की कहानी आपको मालूम है, उनका संघर्ष कैसा रहा और क्या किया। फाइनली जब वो ये काम कर रहे थे तब महाराष्ट्र में ही थे और वो देख रहे थे कि अधिकारी, कर्मचारी, नेता, संगठन चलाने वाले लोग उनके पास आए और बोले, काशीराम साहब, आप अकेले जो काम कर रहे हो वो पूरा नहीं हो सकता है, इसमें सारे संगठन जो शेड्यूल कास्ट के, अदर बैकवर्ड क्लास के हैं उनके नेताओं को मनाना शुरू करो। यानी दलित पैंथर के लोग अलग काम कर रहे थे, काशीराम साहब देख रहे थे। RBI के 4 टुकड़े उनके सामने हुए, काशीराम साहब देख रहे थे। ज्योतिराव फूले के नाम से कई संगठन बने थे, काशीराम साहब देख रहे थे। समर्थकों ने कहा कि आप अगर इन सबको इकट्ठा करो तो टास्क जल्दी पूरा होगा। साहब ने कहा कि मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता कि मैं संगठन के नेताओं को इकट्ठा करूं। मैं समाज निर्माण में यकीन करता हूं। मैं समाज के प्रत्येक बहुजन वर्ग, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है, इनके लोगों के पास जाकर समाज को तैयार करने का काम करूंगा। तो लोगों ने उनका उपहास किया, रे जब कई संगठन में नाम में है आप अकेले कैसे कर सकते हो। काशीराम साहब ने महाराष्ट्र से चलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि कई प्रदेशों में समाज को तैयार करने के लिए प्रचारक निर्माण किए। और बामसप के प्रचारक के द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश में वो सरकार आई। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के पीछे बामसप था। ये बामसप की देन थी कि सरकार आई। और वर्तमान में स्थिति क्या है? बामसप ने समर्थन वापस ले लिया। एक विधायक है केवल। बामसप ने समर्थन वापस लिया, एक विधायक केवल है। आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने और समझाने की बात। लेकिन इतनी ही बात से काशीराम साहब रुके नहीं। उन्होंने देखा कि बहुजन समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी में बहुत सारे लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने एक किताब लिखी, चर्चा युग। चर्चा युग के कुछ दृष्टांत में बता के आगे बढ़ूंगा। चर्चा युग में उन्होंने लिखा कि व्हाट इज एंड हु इज द फादर ऑफ चर्चा। साथियों, 17 अगस्त 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के पहले जो अधिकार हासिल किए वो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद हमारे हाथ में आया हुआ आजादी का अवसर हमारे हाथ से निकल गया। और वहां से जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम आया, जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आया, जो रिजर्व सीटों की व्यवस्था में ज्वाइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम आया, उस
स्टूल्स एंड स्टूल का निर्माण हुआ। बाबा साहब ने लिखित रूप से कहा है, दे आर द स्टूल्स, स्टूल एंड एजेंट ऑफ द कांग्रेस। बाबा साहब ने लिख के रखा हुआ। काशीराम साहब ने उसको सिद्ध किया। पूना पैक्ट गांधी ने किया, तो चमचों का जो फादर है वो मिस्टर गांधी है। अब चमचा कौन है? पहले नंबर पर पार्टियों के चमचे। जब शासक जाति कांग्रेस के नाम से शासन करते थे तो 76 सीट जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी और सारी की सारी कांग्रेस ही जीती थी। इससे तो होता है कि लोग शेड्यूल कास्ट के नाम से अपना नामांकन करते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी बहुजनों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। इस वजह से काशीराम साहब ने उनको नाम दिया पार्टी के चमचे। अगर आज देखा जाए, आज तो शासक जाति कौन है? वही जो कांग्रेस में शासक जाति थी, आज बीजेपी में वही शासक जाति है। केवल नाम बदला, उधर कांग्रेस था, इधर बीजेपी। लेकिन पार्टी के चमचों में अगर देखा जाए तो मैं जितना जानता हूं, अगर इस जिले का उदाहरण लिया जाए तो हमारे बीच में जो चमचागिरी ना करने वाले लोग हैं आज मंच पर हैं, लेकिन जो पार्टी के चमचे बने हुए हैं वो लाइन लगाकर उधर सदस्यता ले रहे हैं। इनकी पहचान करके इनका सामाजिक बहिष्कार काशीराम साहब ने कुछ समय किया अपने समय में। दूसरा, प्रगतिशील शोषित चमचे, यानी जो शोषित वर्ग है, यानी बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम ब्राह्मणों के हाथ में है, एंड विक्टिम्स ऑफ द सोसाइटी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। तो है हमारे ग्रुप के पढ़ लिख कर नौकरी में आ गए, थोड़ा 2-4 किताबें पढ़ ली, बोलना आ गया, सैलरी लेने लगे, तो उन्होंने अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाई। आज काशीराम साहब का जन्म दिवस है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग चाहते, एक दिन का अवकाश लेकर यहाँ हिंदी भवन में आते, बाहर का डॉक्टर साहब को टेंट लगाना पड़ता। लेकिन अपने अनुकूल जिन्होंने माहौल बनाया, जिन्होंने सत्ताधारियों की चमचागिरी करना शुरू किया, वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चपरासी तक अपने अनुकूल माहौल बनाकर शासकों की गुलामी करने के लिए उनकी ही चमचागिरी कर रहे हैं। तीसरा, जो चमचों को देखकर फिसलने वाले चमचे हैं। काशीराम साहब ने किताब लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर ढेर सारे चमचे आप अपने किचन में देखो, अगर एक चमचा वहां से हमारी माता बहनें निकालती हैं तो 2-4 चमचे और फिसलकर नीचे गिरते हैं। इसी तरह से समाज में जो लोग शासक जातियों की गुलामी करने के लिए चमचागिरी कर रहे हैं, और चमचागिरी करने के लिए मैन पावर कम पड़ता, तो छोटे-छोटे चमचे बनाते हैं हर गली मोहल्ले में। बहुत सारे गलियों में मिल जाएंगे आपको। वो कहते हैं अपने आप को कि हम नेता हैं,
नहीं पाती है, क्योंकि ऊपर से गद्दार लोग टिकट देकर हमारे समाज के बीच भेज देते हैं और कहते हैं ये है तुम्हारा नेता। दूसरा, रियल रिप्रेजेंटेशन संवैधानिक शब्दावली है। जो रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी है वो समाज से खत्म हो जाता है। रियल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? संविधान का आधार है रियल रिप्रेजेंटेशन। संविधान का जो बेस है, लोकतंत्र का जो बेस है, वो केवल एक शब्द के ऊपर टिका है, रिप्रेजेंटेशन। अगर प्रतिनिधित्व समाज का खत्म हो गया तो हमारा रिप्रेजेंटेशन देश की संसद में, पंचायत में समाप्त हो जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1946 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा तो चमचों की वजह से वो हार गए। तब बाबा साहब ने 1946 में बंगाल जाना पड़ा और बंगाल से चुनाव जीतकर वो संविधान सभा में आए और घोषणा करके कहना पड़ा कि पूना पैक्ट से स्टूल दलाल बड़वे चमचे पैदा हो रहे हैं जो शासक जाति का औजार की तरह काम कर रहे हैं। तो रियल रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाता है। अगर रियल रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो गया तो बहुजन समाज की बात करने वाला गली से लेकर और पंचायत तक, संसद तक कोई बचेगा नहीं। और यही अवसर वो शासक जाति के लोग चाहते हैं कि ये लोग बोलने वाले लोग ये बंद हो जाए, इनको जान